नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज़ के इस खास बुलेटिन खबर पर नजर में। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले आधे घंटे तक देखेंगे दिन की कुछ ऐसी बड़ी खबरें जिन पर रही है हमारे संवाददाताओं की पैनी नज़र। जुड़ेंगे उन संवाददाताओं से और शुरुआत कर लेते हैं प्रधानमंत्री की कर्नाटक यात्रा से जुड़ी खबर की से, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के दक्षिणी कन्नड़ जिले के मैंगलुरु में कई विकास परियोजनाओं की आधारशिला रखी और पूरी हो चुकी परियोजनाओं को देश को समर्पित किया। पीएम ने मैंगलुरु में लगभग 3,800 करोड़ रुपए की लागत वाली यांत्रिकीकरण और औद्योगिकीकरण परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। प्रधानमंत्री ने नव मैंगलुरु पत्तन प्राधिकरण द्वारा संचालित कंटेनरों और अन्य माल के प्रबंधन के उद्देश्य से गोदी नंबर 14 के यांत्रिकीकरण के लिए 280 करोड़ रुपए से भी अधिक की लागत वाली परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया। इस परियोजना का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है। प्रधानमंत्री ने बंदरगाह द्वारा संचालित लगभग 1,000 करोड़ रुपए की लागत वाली 5 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से तारकोल और खाद्य तेल वाहक पोतों का कामकाजी समय कम होगा तथा माल भाड़े में कमी आएगी। पीएम मोदी ने कुलाई के मत्स्य बंदरगाह के विकास की आधारशिला भी रखी। इसके जरिए मछली पकड़ने और विश्व बाजार में उनकी बेहतर कीमत मिलने की संभावना बढ़ जाएगी। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर मैंगलुरु रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड द्वारा संचालित 2 परियोजनाओं का भी उद्घाटन किया, जिनमें शामिल हैं BS6 उन्नयन परियोजना जो लगभग 1,830 करोड़ रुपए की है, जिससे BS6 मानक वाला पर्यावरण के लिए अत्यधिक शुद्ध ईंधन तैयार होगा, तथा समुद्री जल विलवणीकरण परियोजना जिससे समुद्र के खारे पानी को प्रयोग करने के लायक बनाया जा सकेगा। और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इन परियोजनाओं से कर्नाटक में व्यापार, कारोबार और उद्योग को और ताकत मिलेगी, व्यापार सुगमता को और बल मिलेगा। इन प्रोजेक्ट से कर्नाटका में व्यापार, कारोबार को, उद्योग को और ताकत मिलेगी, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बल मिलेगा। विशेष रूप से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत विकसित किए जा रहे कर्नाटका के किसानों और मछुआरों के उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाना और आसान होगा। और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतमाला परियोजना से सीमावर्ती राज्यों के सड़कों का नेटवर्क मजबूत किया जा रहा है और सागरमाला परियोजना से तटीय इलाकों को शक्ति मिल रही है। भारतमाला से सीमावर्ती राज्यों के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को सशक्त किया जा रहा है, तो कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर को सागरमाला से शक्ति मिल रही है। भाइयों और बहनों, बीते वर्षों में देश ने पोर्ट लेड डेवलपमेंट को विकास का एक अहम मंत्र बनाया है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि सिर्फ 8 वर्ष में भारत के पोर्ट्स की कैपेसिटी लगभग 2 गुनी हो गई है। और इस अवसर पर पीएम ने जन आकांक्षाओं का भी जिक्र किया और कहा कि डबल इंजन की सरकार देश की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार देश के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। देश की जनता की आकांक्षा हमारी सरकार के लिए जनता के आदेश की तरह है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर हो। आज देश के कोने कोने में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। देश के लोगों की आकांक्षा है कि हमारे ज्यादा से ज्यादा शहर मेट्रो कनेक्टिविटी से जुड़े हो। हमारी सरकार का प्रयास है, उसी की वजह से पिछले 8 साल में मेट्रो से जुड़े शहरों की संख्या 4 गुना हो चुकी है। देश के लोगों की आकांक्षा है उन्हें आसानी से हवाई उड़ान की सुविधा मिले। उड़ान योजना के तहत
अब तक 1 करोड़ से ज्यादा यात्री हवाई जहाज में सफर कर चुके हैं। देश के लोगों की आकांक्षा है कि भारत में क्लीन इकोनॉमी हो। आज डिजिटल पेमेंट ऐतिहासिक स्तर पर है। और कर्नाटक से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केरल के कोच्चि में थे। रक्षा सेक्टर में आत्मनिर्भरता की ओर एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश सेवा में समर्पित किया। इस पोत को घरेलू स्तर पर डिजाइन किया गया है और इसे INS विक्रांत के नाम से एक विमान वाहक पोत के रूप में विकसित किया गया है। इसका डिजाइन भारतीय नौसेना की अपनी संस्था वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने तैयार किया है। पीएम मोदी ने विक्रांत को विशिष्ट और विशेष बताया। उन्होंने कहा कि विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। उन्होंने कहा कि विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का भी प्रमाण है। विक्रांत विशाल है, विराट है, विहंगम है। विक्रांत विशिष्ट है, विक्रांत विशेष भी है। विक्रांत केवल एक युद्धपोत नहीं है, ये 21वीं सदी के भारत के परिश्रम, प्रतिभा, प्रभाव और प्रतिबद्धता का प्रमाण है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने INS विक्रांत के डेक पर भी इस विशाल जहाज का जायजा लिया। इस मौके पर लड़ाकू विमानों ने फ्लाई पास्ट में भी हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने कहा कि INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोचीन में नौसेना के नए निशान का भी अनावरण किया। ये निशान औपनिवेशिक अतीत से अलग तथा समृद्ध भारतीय सामुद्रिक विरासत के प्रतीक के अनुसार है। इसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के शौर्य को सम्मान दिया गया है। पीएम मोदी ने कहा कि अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा। INS विक्रांत के हर भाग की अपनी एक खूबी है, एक ताकत है, अपनी एक विकास यात्रा भी है। ये स्वदेशी सामर्थ्य, स्वदेशी संसाधन और स्वदेशी कौशल का प्रतीक है। इसके एयरबेस में जो स्टील लगी है वो स्टील भी स्वदेशी है। ये स्टील DRDO के वैज्ञानिकों ने विकसित किया, भारत की कंपनियों ने प्रोड्यूस किया। एक युद्धपोत से भी ज्यादा एक तैरता हुआ एयरफील्ड है, एक तैरता हुआ शहर है। और देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को देश सेवा में समर्पित करने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। पीएम मोदी ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण भी किया। From a small harbor police outfit at the beginning of the 17th century to one of the world's finest naval forces of the 21st century, the Indian Navy has come a long way. It is the proud custodian of a rich maritime legacy, and for years, the rank and file of the Navy has dreamt of a change in its ensign that would honor its civilizational heritage. Over the years, India's naval ensign has undergone several changes and transformed on many occasions, shedding the last remnants of the colonial past. On 2nd September 2022, the Indian Navy adopts its new naval ensign. With the national flag on the upper canton and a blue octagonal shape encompassing the national emblem sitting atop an anchor, depicting steadfastness,
and superimposed on a shield with the Navy's motto, Sham no Varuna in Devanagari. The octagonal shape represents the 8 directions, symbolizing the Indian Navy's multi-directional reach and multi-dimensional operational capability. The octagonal shape with twin golden borders draws inspiration from the seal of the great Indian Emperor, Chhatrapati Shivaji Maharaj, whose visionary maritime outlook established a credible naval fleet consisting of 60 fighting ships and approximately 5,000 men. The rising Maratha naval power during Shivaji Maharaj's period was the first to secure the coastline against external aggression. हमें गुलामी की छोटी सी छोटी चीज भी कहीं नजर आती है, हमारे भीतर नजर आती है, हमारे आसपास नजर आती है, हमें उससे मुक्ति पानी ही होगी. As India marks the 75th year of its independence, the new naval ensign is a step towards liberating the mind and further empowering the indomitable spirit of the sentinels of our seas, the Indian Navy. आज 2 सितंबर 2022 की ऐतिहासिक तारीख को इतिहास बदलने वाला एक और काम हुआ है. आज भारत ने गुलामी के एक निशान, गुलामी के एक बोझ को अपने सीने से उतार दिया है. आज से भारतीय नौसेना को एक नया ध्वज मिला है. अब तक भारतीय नौसेना के ध्वज पर गुलामी की पहचान बनी हुई थी, लेकिन अब आज से छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरित नौसेना का नया ध्वज समंदर और आसमान में लहराएगा. और हमारे संवाददाता आर्येंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, जो इस पूरी घटना का गवाह भी बने हैं. आर्येंद्र, जिस तरह से कि INS विक्रांत को शामिल कर दिया गया है, ये कहा जा रहा है कि भारत अब उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो इस तरह के युद्धपोत को अपने यहाँ बना सकता है और अपने यहाँ उसको आत्मनिर्भर भारत के तौर पर कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कदम भारत के लिए और बहुत ही ऐतिहासिक दिन भारतीय नौसेना के लिए और भारत के लिए. बिल्कुल लालचंद जी, और इसमें कोई दो राय नहीं कि अपने आप में हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा दिन है रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनते भारत के लिए. क्योंकि हम अभी तक की बात की जाए तो हिंदुस्तान जो वॉरशिप होते हैं उनको ऑपरेट करने की काबिलियत तो रखता था, लेकिन विक्रांत के बनाने से पहले ये काबिलियत हिंदुस्तान के पास नहीं थी. और इसको बनाने के बाद में हिंदुस्तान ने दुनिया के उस 6 देशों के एलीट क्लास में एंट्री कर ली है जिनके पास में 40,000 टन वजन या उससे ज्यादा की भारी जो वॉरशिप्स है उनको बनाने का, उनको डिजाइन करने का, उनको ऑपरेट करने का जो अनुभव है वो हासिल है. अपने आप में तो बहुत बड़ी भारत की बढ़ती हुई ताकत को दिखाता है. और शुरू की अगर बात की जाए, जब INS विक्रांत को बनाने का जिक्र किया गया था तो उस वक्त यह तय किया गया था कि लगभग 60% हिस्सा भारतीय होगा और सामान, साजो सामान के साथ की बात की जाए. लेकिन आज की अगर बात की जाए तो लगभग 76% अपने तय लक्ष्य से. जी,
आर्येंद्र, आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही, ज़रा आप अनम्यूट कीजिए, शायद आपकी आवाज़ आ जाएगी। जी, अब आपकी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल जारी रखिए। आर्येंद्र, एक बार फिर से आपकी आवाज़ नहीं मिल रही है, ज़रा अनम्यूट कर। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, अब बिल्कुल सुन रहे हैं, बोलिए। जी। अब थोड़ा सा मैं एक्चुअली एयरपोर्ट पे हूँ इस वक्त, नेटवर्क का इशू हो सकता था, लेकिन हम जो बात कर रहे थे आर्येंद्र से हम बात कर रहे थे, आर्येंद्र हमें बता भी रहे थे, लेकिन फिलहाल लग रहा है कि उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हम आगे फिर से वो कोशिश कर रहे हैं, उनसे हम जुड़ने की कोशिश करेंगे। और ये आप INS विक्रांत की तस्वीरें आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं, अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर। और ये भारत के लिए ऐतिहासिक दिन, INS विक्रांत जिस तरह से भारत ने खुद बनाकर शामिल किया है, ये अपने आप में ये ऐतिहासिक दिन कहा जा सकता है। और हमारे संवाददाता आर्येंद्र जुड़े थे, फिलहाल उनका शुक्रिया करेंगे। उनसे संपर्क फिलहाल हो नहीं पा रहा है, लेकिन वो जैसा कि बता रहे थे कि ऐतिहासिक दिन है भारत के लिए, जिस तरह से कि भारत अब उन गिने चुने देशों में शामिल हो चुका है जो अपने दम पर इस तरह के युद्धपोत को अपने यहाँ स्वदेशी तौर पर बना सकता है और शामिल कर सकता है। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा के कैथल में पहुंचे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि PM मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने प्रदेश की राजनीति बदल दी है। उन्होंने कहा कि 75 साल में कुछ राजनीतिक दलों ने समाज को बांटने का काम किया, लोगों का भला नहीं किया। नड्डा ने कहा कि हमारी सरकार आयुष्मान भारत लेकर आई और देश के 11 करोड़ लोगों को लाभ मिला है। उन्होंने कहा कि कैथल को मेडिकल कॉलेज मिला है और अब डॉक्टर गांव-गांव तक पहुंचेंगे। अगर मैं आयुष्मान भारत की बात करूं तो 11 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए का हेल्थ केयर मिल रहा है और उसमें से 16 लाख लोग परिवार हमारे हरियाणा के हैं। कैथल को मेडिकल कॉलेज मिला है और कैथल को जब मेडिकल कॉलेज मिला तो ये छोटी घटना नहीं है मित्रों। ये मेडिकल कॉलेज सिर्फ मेडिकल कॉलेज नहीं होगा, याद रखना इस मेडिकल कॉलेज के बनने से अब आपके गांव तक डॉक्टर पहुंचेगा और गांव में भी डॉक्टर अपनी क्लिनिक लगाएगा, इस बात को समझना। और JP नड्डा ने कहा कि कोई पार्टी हरियाणा में विकास का दावा नहीं कर सकती। बीते 20 सालों में राजनीतिक दलों ने राज किया, लेकिन ऐसा काम नहीं किया जो आज हरियाणा की जनता होता हुआ देख रही है। नड्डा ने कहा कि आज हरियाणा में कोई सड़क सिंगल लेन नहीं है। कोई पार्टी ये दावा नहीं कर सकती, कोई पार्टी। 20-20 साल राज कर गए, उनसे पूछो तुमने समाज का किया क्या, तुमने दिया क्या? कोई उत्तर नहीं है। यही हरियाणा है, पहले मैं आया करता था और आज भी मैं हरियाणा आता हूं। कोई सड़क अब सिंगल लेन रह नहीं गई, कोई डबल लेन, कोई 4 लेन, कोई 6 लेन, कोई हाईवे, कोई सुपरवे, कोई एक्सप्रेसवे, ऑल वे। ये रास्ता दिया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की विकास की संस्कृति ने दिया, इस बात को हमको याद रखना। बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ और बात राजधानी दिल्ली की राजनीति में जिस तरह उठापटक चल रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर से गलत बयानी को लेकर विवादों में घिर गए हैं। मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया था कि दिल्ली बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के तहत भारत का पहला वर्चुअल स्कूल उन्होंने लॉन्च किया है, लेकिन राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान पहले से ही देश में वर्चुअल स्कूल चला रहा है। संस्थान की अध्यक्षा सरोज शर्मा ने कहा कि NIOS ने 14 अगस्त 2021 को ही वर्चुअल स्कूल शुरू कर दिया था। इसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लॉन्च किया था। उन्होंने कहा कि मुझे आश्चर्य हुआ कि दिल्ली सरकार ने इसे 1 सितंबर को लॉन्च कैसे कर रही है। उन्होंने कहा कि जहां तक देश में पहले का सवाल है तो हमने तो इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहले ही लॉन्च कर दिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इम्प्लीमेंटेशन में हम सभी बहुत तेजी से लगे हुए हैं और उसकी संस्तुतियों के अनुरूप जो ICT इन एजुकेशन की बात होती है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा छात्रों तक ICT के उपयोग के द्वारा पहुँचे, उसकी एक विशिष्ट
उपलब्धि है ये है कि वर्चुअल स्कूल NIOS ने 14 अगस्त पिछले साल 14 अगस्त 2021 को लागू किया था और माननीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसको लॉन्च किया था। तो ये एक मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय था जब कल मैंने पढ़ा कि इसको लॉन्च किया गया है दिल्ली सरकार के द्वारा। लेकिन देखिए, समग्र शिक्षा का समय है, एजुकेशन फॉर ऑल का समय है, इसमें सभी राज्यों को आगे आना चाहिए। और सरोज शर्मा ने यह भी कहा कि NIOS के वर्चुअल स्कूल के 2 सेशन पूरे भी हो चुके हैं और तीसरा सेशन अभी चल रहा है। जहाँ तक प्रथम बार देश में पहली बार वर्चुअल स्कूल के लॉन्च होने की बात की जा रही है, तो राष्ट्रीय स्तर पे हम इसको लागू कर चुके हैं और हमारे 2 सेशन पूरी तरीके से सफलतापूर्वक राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय संस्थान ने इसको लागू किया है। हमारे बच्चे लाखों की संख्या में इसमें पास हुए हैं और जो तीसरा सेशन है वो हमारा चल रहा है। वर्चुअल स्कूल NIOS बहुत सक्सेसफुली लॉन्च हुआ है और इसको हम सक्सेसफुली अनुभवी तौर पे हम इसको लागू भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर। शैलेंद्र, ये फिर से लगता है कि केजरीवाल जी को इस तरह की बातें करके और अपने ऊपर सवाल लेने की आदत हो गई है, आ बैल मुझे मार वाली बात, क्योंकि जिस तरह से उनके दावे की पोल खुली है, इससे तो उनकी विश्वसनीयता जो कम हो रही है इन दिनों, वो और ज्यादा कम हो जाएगी। निश्चित तौर पर अगर इस तरह के बयान आते रहे, लालचंद्र और अरविंद केजरीवाल की तरफ से इस तरह के दावे किए जाते रहे, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि उनकी छवि को और धक्का लगेगा। क्योंकि जब आप कोई दावा करते हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री के तौर पर, तब दरअसल जनता ये जरूर भरोसा करती है कि ये उम्मीद करती है कि वो दावा सही हो। लेकिन जब आप कहते हैं कि पहला वर्चुअल स्कूल खोला गया और ठीक उसके उलट NIOS की तरफ से बयान आता है कि ऐसे स्कूल पहले ही खोले जा चुके हैं, देश भर में खोले जा चुके हैं, कई सेंटर हैं, तमाम असाइनमेंट जो छात्र हैं जो इनरोल करा चुके हैं वो अपलोड हो चुके हैं, तब ये सवाल आता है कि आप इस तरह के झूठे दावे क्यों कर रहे हैं। और तब जब बीजेपी लगातार कहती है कि बिना तथ्य के आधार पर आरोप लगाते हैं दूसरे सरकारों और नेताओं पर, और दूसरी तरफ जो दावे करते हैं उन दावों में कोई सच्चाई नहीं होती, तब निश्चित तौर पर यह बात सामने आती है कि चाहे वो एजुकेशन मॉडल हो या फिर स्वास्थ्य की जो बात हो, या इस तरह से वर्चुअल स्कूल पहला देश का खोलने का जो बयान उनका था, तो उसके जब ठीक उलट जब तथ्य सामने आते हैं तो निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी सरकार के जो दावे हैं, अरविंद केजरीवाल जो लगातार दावे करते हैं, उस पर सवाल उठता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि बीजेपी उन तमाम मुद्दों को लेकर, चाहे वो स्वराज पत्रिका में जो बात करते रहे, सत्ता में उसके ठीक उलट करने का काम कर रहे हैं। अन्ना हजारे जो उनके गुरु रहे, उन्होंने चिट्ठी लिखकर कहा कि आप जो बात करते थे उसके ठीक उलट आप काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये निश्चित तौर पर जिस तरह से कि NIOS की अध्यक्षा ने तथ्यों के साथ खंडन किया है, बिल्कुल करारा जवाब मिला है और इससे निश्चित तौर पर उनकी छवि को नुकसान पहुंचेगा अरविंद केजरीवाल को। और इस तरह की चीज़ें आजकल के समय में लोग सब कुछ देख रहे होते हैं, इसलिए बहुत ही वो अपने आप के लिए उन्होंने मुश्किल खड़ी की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शैलेंद्र जुड़ने के लिए इस खबर पर। तो इसी के साथ आज के खबर पर नज़र में इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।